1। आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं कल्चर मेथड पार्ट 2। कल्चर मेथड का पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। आज हम उसमें से हमने 2-3 मेथड देख लिए थे। आज हम आगे इसको डिस्कस करेंगे और आज ही कल्चर मेथड्स कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कितने टाइप के कल्चर मेथड्स हैं और उसमें कितने हमारे हो चुके हैं, कितने बचे हैं, उनको हम आज कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, हमने बताया था जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में कि कल्चर मेथड्स स्ट्रीक कल्चर होता है, लॉन कल्चर होता है, स्ट्रोक कल्चर होता है। ये तीनों हम पढ़ भी चुके हैं, स्ट्रीक, लॉन और स्ट्रोक कल्चर। आज हम स्टैब, पोर प्लेट, लिक्विड और एनारोबिक कल्चर मेथड्स देखेंगे जो हमारा बचा हुआ है। मीन्स आज हमें इतना पार्ट कंप्लीट करना है। तो चलिए स्टैब कल्चर से हम शुरुआत करते हैं। स्टैब कल्चर क्या होता है और कैसे उसको करते हैं हम। स्टैब कल्चर, देखिए स्टैब कल्चर में होता क्या है हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम सेमी सॉलिड मीडिया बनाते हैं, ठीक है। सेमी सॉलिड मीडिया को एक ट्यूब में हम भर लेते हैं। इसको हम पूरा अगर इससे कलर कर दें तो इस तरह से हम पूरा इसमें मीडिया भर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक नीडल जैसा कुछ लंबा सा हम लेते हैं जिससे इसमें हम एक छेद कर देते हैं और इसी छेद में हम बैक्टीरिया को घुसा देते हैं। जैसे अब घुसाएंगे कैसे, जैसे मान लीजिए कि हमने एक लूप टाइप का कुछ लिया, नीडल टाइप की हमने यहाँ पे इस तरह से ले ली। उस नीडल में हमने बैक्टीरिया के कल्चर में उसको डिप किया। मान लीजिए कि हमारे पास कोई बैक्टीरियल कल्चर किसी फ्लास्क में लिक्विड फॉर्म में है। इस नीडल जैसी शेप का हमने कुछ एक ले लिया, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट। इसको हमने इसमें डिप किया। उसके बाद इसमें एक लाइन से घुसा दिया मीडिया में, सेमी सॉलिड मीडिया था, इसमें घुसा दिया और उसके बाद उसको बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे हमारा इस तरह से घुस गया बैक्टीरिया। अब हम नेक्स्ट डे क्या देखेंगे, इसको हम इंक्यूबेट करने के लिए छोड़ देंगे ओवरनाइट। नेक्स्ट डे हम देखेंगे कि जहाँ पे हमने इसको अंदर इंसर्ट किया था उसके चारों तरफ बैक्टीरियल ग्रोथ आ गई है, ठीक है। इस तरह से बैक्टीरिया की ग्रोथ दिखने लग जाएगी, ठीक है, वहाँ विजिबल होने लग जाएगा, एक मोटी मोटी लाइन बन जाएगी। उसके बाद अगर हम इसको कुछ देर के लिए छोड़ दें, अगर देखिए इसमें हम क्या करते हैं, अगर सेमी सॉलिड मीडिया हम बना रहे हैं तो उसमें हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम उससे बैक्टीरिया की मोटिलिटी को भी चेक करते हैं। तो उसके बाद हमारा ये सेमी सॉलिड मीडिया में ये वाले पोर्शन में तो हमारा बैक्टीरिया ग्रो करेगा, लेकिन अगर डिफ्यूज़ दिखे, ये पूरा सिस्टम डिफ्यूज़, हर तरफ बैक्टीरिया जैसा दिखने लग जाए, कल्चर पूरा एकदम जो हमारा मीडिया है वो डिफ्यूज़ टाइप का दिखने लग जाए, तो हम समझ जाएंगे कि बैक्टीरिया मोटाइल है, वो इस लाइन से इधर उधर भी जाके मूव कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है, इसी में मूवमेंट के थ्रू अपना उसकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो स्टैब कल्चर मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। सिंपल, हम इसमें एक सेमी सॉलिड मीडिया बनाते हैं एक फ्लास्क में। उसके बाद फिर हम उसमें कल्चर को डिप करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, उसमें एक तरह से घुसा देते हैं मीडिया में जो भी हमारा कल्चर होता है, तो उसमें अंदर की साइड में वो ग्रो करता है। इसका फ़ायदा क्या, ये हम करते क्यों हैं, इसको करने का ये फ़ायदा होता है कि कहीं भी हमें अगर लेके जाना है मीडिया, मतलब इस कल्चर को इधर उधर कहीं ट्रैवल करके लेके जाना है तो इसको हम लेके जा सकते हैं। नॉर्मल अगर हम लिक्विड मीडिया को लेके जाएंगे तो वो गिरने का डर रहेगा। प्लेट लेके जाएंगे, प्लेट टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो वो ख़राब हो जाएगा बैक्टीरिया, क्योंकि प्लेट को हमेशा उल्टा करके रखते हैं हम, ठीक है। उस तरह से उल्ट सीधी हो गई अगर तो उसमें वाटर वेपर्स गिर जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना हों और हमें ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह पे, अगर कोई कल्चर ट्रांसपोर्ट करें तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। इसमें इधर उधर होगा भी नहीं, क्योंकि सॉलिड मीडिया है, एक तरह सेमी सॉलिड मीडिया, गिरेगा भी नहीं। इसको ऊपर से फॉयल से कवर कर देंगे, इसको रख के लेके जा सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा होता है। चलिए इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं, इसमें जो भी पॉइंट लिखे हैं हमारे। बैक्टीरिया स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। बैक्टीरिया इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इनोकुलेशन नीडल और अ पाइपेट टिप बीइंग स्टैब्ड इनटू द सेंटर ऑफ द अगार। जैसे हमने आपको बताया कि एक हमारा सेमी सॉलिड अगार का मीडिया होता है, उसमें हम किसी पाइपेट टिप की सहायता से या इनोकुलेशन नीडल की सहायता से उसमें बैक्टीरिया को अंदर स्टैब कर देते हैं। स्टैब करने के मतलब घुसा देना, मीडिया में अंदर धंसा देना, ठीक है। बैक्टीरिया ग्रो इन द पंक्चर्ड एरिया, जो हम धंसाए होंगे उस पंक्चर्ड एरिया में बैक्टीरिया ग्रो करेगा। स्टैब कल्चर्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म स्टोरेज, चेक द मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया एंड फॉर शिपमेंट ऑफ कल्चर। ये हम शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए भी यूज़ करते हैं, मोटिलिटी बैक्टीरिया की चेक करने के लिए भी यूज़ करते हैं, और शिपमेंट के लिए, मतलब अगर एक जगह से दूसरी जगह में कल्चर को पहुंचाना हो, अपने किसी पर्टिकुलर बैक्टीरियल स्ट्रेन को पहुंचाना हो, तो उसके लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। मोटाइल एंड नॉन मोटाइल बैक्टीरिया कैन बी डिफ्रेंशिएटेड अलॉन्ग द स्टैब लाइन। अब मोटाइल और नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है तो स्टैब लाइन जहाँ पे हम पंक्चर किए होंगे उसके बेसिस पे हम समझ जाएंगे कि बैक्टीरिया मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है।
नॉन मोटाइल होगा तो इतने एरिया में ही ग्रोथ दिखाई पड़ेगी, और अगर मोटाइल होगा तो पूरी डिफ्यूज सी ग्रोथ दिखेगी पूरे मीडिया में, ठीक है। उसके बाद देखिए, मोटाइल बैक्टीरिया विल ग्रो आउट फ्रॉम द स्टैब लाइन वाइल नॉन मोटाइल बैक्टीरिया आर प्रेजेंट ओनली अलोंग द स्टैब लाइन। जो हमने बताया उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस सिंपल से आपकी स्टैब कल्चर आई थिंक समझ में आ गया होगा, सिंपल ही है। तो ये हो गया हमारा स्टैब कल्चर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पोर प्लेट मेथड। देखिए, पोर प्लेट मेथड, एक बात आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा, पोर प्लेट मेथड से कभी भी हम प्योर कल्चर नहीं बना सकते, ठीक है। नाम तो उसका पोर प्लेट है, लेकिन प्योर, पोर और प्योर आप सब कंफ्यूज मत होइएगा। पोर प्लेट मेथड से कभी भी हम प्योर कल्चर नहीं बना सकते, ये लाइन अपने मन में पहले बैठा लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अब देखिए क्या करते कैसे हैं। पोर प्लेट मेथड एक तरह से डाइल्यूशन का ही मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं कि कोई हम कल्चर लेके आए, कहीं मान लीजिए सॉइल से हमने कोई सैंपल बना लिया, या कहीं से भी हमें कोई कल्चर मिल गया तो हम उसको लेकर के आए। ये जैसे पहले ट्यूब में हम कहीं से कल्चर हमें मिल गया, हम उसको लेकर के उसको डाइल्यूट किया, फिर डाइल्यूट किया, फिर डाइल्यूट किया, फिर डाइल्यूट किया, फर्दर इसे हम 10 टाइम्स डाइल्यूट करते चले गए। और जो डाइल्यूशन वाला, जो लास्ट वाला डाइल्यूशन था, उसको हमने प्लेट कर दिया। प्लेट कैसे किया, हम इसको करते क्या है, ये डाइल्यूशन, ये वाला डाइल्यूशन था, इसको हम अगार में, जिसमें हमारा अगार का जो लिक्विड मीडिया होता है, उसको 45 डिग्री तक ठंडा करते हैं। 45 डिग्री तक ये लिक्विड अवस्था में ही रहेगा, ठीक है। ये लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा, 45 डिग्री बैक्टीरिया सह लेगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लेके जाएंगे, अगार में डालेंगे, जो भी हमारा मीडिया बना होगा, सॉलिड, जो सॉलिड अभी नहीं हुआ होगा, फिर गर्म ही होगा 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसमें इसको मिला देंगे और एक प्लेट पे इस पूरे कल्चर को उड़ेल देंगे। क्या किया हमने पहले ये डाइल्यूशन बनाया, जो फाइनल डाइल्यूशन था सबसे कम वाला, उसको हमने मीडिया में डाला। कौन सी मीडिया में, जिसमें अगार था लेकिन वो जमा हुआ नहीं था, लिक्विड फॉर्म में ही था अभी, क्योंकि गर्म था। उसके बाद जब हमने बैक्टीरिया को इसमें मिलाया, उसके बाद इस वाले को पूरा प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब क्या हो गया, हमारे पास प्लेट में अगार मीडिया के साथ साथ बैक्टीरिया भी आ गया। कुछ देर में प्लेट में जो अगार मीडिया डाले हैं वो जम जाएगा, और बैक्टीरिया जब ओवरनाइट उस प्लेट को रख देंगे तो बैक्टीरिया उसमें ग्रो कर जाएगा। तो इस तरह से हमारा पोर प्लेट मेथड होता है। अगर हम इस वाले फाइनल डाइल्यूशन को करेंगे तो कम उसमें बैक्टीरिया आएंगे, क्योंकि डाइल्यूटेड फॉर्म है तो कम बैक्टीरिया की ग्रोथ आएगी। अगर इसके पहले वाले डाइल्यूशन को ग्रो कर लेंगे तो ज़्यादा बैक्टीरिया की ग्रोथ आएगी, इसके पहले वाले को करेंगे तो और ज़्यादा ग्रोथ आएगी, इसको कर लेंगे तो लॉन जैसा आ जाएगा, तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हमें कॉलोनी को सेपरेट करना है, तो इस तरह का हम डाइल्यूशन बनाते हैं। अब उसके बाद जो ये डाइल्यूशन बनाते हैं, उसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए कि इसको इसी तरह से हम रख देंगे, इस तरह से भी रख सकते हैं। मान लीजिए हम प्लेट नहीं करते हैं तो इस लिक्विड कंडीशन में ही हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। लिक्विड कंडीशन में रखेंगे तो तो कुछ टाइम के बाद में ये बैक्टीरिया मरने लग जाएंगे, क्योंकि मीडिया की ज़रूरत होगी। मीडिया जब तक उनको नहीं मिलेगा तब तक वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो कुछ टाइम तक इसको रख सकते हैं, लेकिन हम उसके बाद इसको प्लेट कर ही देते हैं, जिससे ये मतलब लाइव फॉर्म में रहें, जीवित अवस्था में रहें, ठीक है, ताकि ये मरे ना। तो ये पोर प्लेट मेथड हो गया। पोर प्लेट मेथड से प्योर कल्चर नहीं मिल सकता, क्योंकि एक तरह से मिक्स बैक्टीरिया होते हैं इसमें। तो इसको हम जब तो डाइल्यूट करेंगे तो हो सकता है कि हमारे जो बैक्टीरिया कम अमाउंट में प्रेजेंट हैं वो तो वैसे भी हट जाएंगे, लेकिन हम कुछ कंफर्म नहीं हो सकते कि पूरी तरह से वो हट गए होंगे। हो सकता है आ भी जाए, 2-3 बैक्टीरिया का मिक्सचर भी हो सकते हैं। लेकिन डाइल्यूट होने के बाद जो उसमें ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वही लास्ट तक हम ऐसा मानते हैं कि बचे हुए हैं, और फिर उसको प्लेट करके हम कॉलोनी ऑब्जर्व करते हैं कि जैसी कॉलोनी होगी सारी, तो मतलब मान लेंगे कि हाँ एक ही टाइप के, वरना उसमें अगर मिक्सचर होगा तो मिक्सचर होगा, ठीक है। तो पोर प्लेट मेथड इस तरह से हम करते हैं। इसके बाद हम लिक्विड कल्चर पे आते हैं। लिक्विड कल्चर में हम ब्रॉथ के फॉर्म में कल्चर को मेंटेन रखते हैं, उसमें हम कोई प्लेटिंग नहीं करते हैं। लिक्विड कल्चर के फॉर्म में ही हम हमारा जो जहाँ से भी हम शुरुआत कर रहे हैं, किसी भी कल्चर को प्लेट कर रहे हैं, तो वो लिक्विड कल्चर से ही लेकर के आ रहे हैं। तो लिक्विड कल्चर भी हमारे पास कहीं ना कहीं मेंटेन होना चाहिए ना। हमने आपको जितना भी अभी तक कल्चर बताया है उसमें हम क्या आपको बता रहे थे कि एक लिक्विड कल्चर है, उससे हम प्लेट कर रहे हैं, एक लिक्विड कल्चर है उसी से हम इनॉकुलेशन करके स्ट्रीकिंग भी कर रहे हैं या स्प्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए लिक्विड कल्चर हम ला रहे हैं। तो लिक्विड कल्चर को भी तो मेंटेन किया जाता है कहीं ना कहीं। तो लिक्विड कल्चर को कैसे मेंटेन करते हैं, हम एक लिक्विड मीडियम बनाते हैं, उसमें अगार नहीं डालते हैं, उसमें बैक्टीरिया डाल देते हैं। उसके बाद उसको शेकिंग पे लगा देते हैं ताकि हिलता रहे। हिलता रहने से क्या होगा, उसको ऑक्सीजन मिलती रहेगी, पूरे में एजिटेशन होता रहेगा, तो बैक्टीरिया थोड़ा सा हिलते रहेंगे और पूरे इवनली डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, मीडिया सबको मिलता रहेगा। तो इस तरह से हमारा बैक्टीरिया ग्रो करता रहेगा। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे स्टैग्नेंट, उसको हिलाएंगे नहीं, तो ऊपर क्या होगा, ऊपर हमारे एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो
ही ग्रो कर पाएंगे, और नीचे तो ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं, पूरा मिक्स नहीं हो पाएगा कल्चर। तो नीचे हमारे बैक्टीरिया जो अगर एरोबिक है तो मरने लग जाएंगे, अगर एनारोबिक है तभी वो ग्रो कर पाएंगे। तो लिक्विड कल्चर में भी मिक्स्ड कल्चरिंग ही होती है। अगर हम इसको शेक नहीं करते हैं तो उसमें हमारे लेयर्स के फॉर्म में अलग अलग टाइप की बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। जैसे मान लीजिए एरोबिक है तो ऊपर ग्रो करेगा थोड़ा सा, अगर फैकल्टेटिव एनारोब है, फैकल्टेटिव एरोब है तो उसके नीचे ग्रो करेगा, ऑब्लिगेट एनारोब है तो सबसे नीचे ग्रो करेगा। इस तरह से ये भी एक तरह का मिक्स्ड कल्चर ये होता है। तो लिक्विड कल्चर में भी हम प्योर कल्चर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हम जहाँ जैसे भी हम उसको छोड़ देंगे अगर स्टैग्नेंट फॉर्म में, उसमें अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। और लिक्विड कल्चर को बहुत टाइम तक मेंटेन करके नहीं रखा जा सकता है। लिक्विड कल्चर शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए ही होते हैं। इससे हम बस जो भी हम टेस्ट लगाना होता है या सिंपल हमें तुरंत अगर कुछ डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करना है तो लिक्विड कल्चर हम यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम अपना अगर लॉन्ग टर्म का स्टोरेज करना है तो प्लेट बनानी ही पड़ेगी। एक बार इसको हम रीड कर लेते हैं, कोई अगर नया पॉइंट दिखेगा तो उसको मैं आपको समझा दूंगी। फर्स्ट पॉइंट इसमें देखिए लिखा हुआ है, another method of bacterial culture is liquid culture in which the desired bacteria are suspended in liquid broth, a nutrient medium. These are ideal for preparation of an antimicrobial assay। ठीक है, एंटीमाइक्रोबियल assay करना होगा तुरंत, अगर हमें कोई डायग्नोसिस करनी है तो हम लिक्विड कल्चर के फॉर्म में अगर होगा हमारे पास कल्चर तो हम उसको कर सकते हैं। दी एक्सपेरिमेंटर वुड इनोकुलेट लिक्विड ब्रॉथ विद बैक्टीरिया एंड लेट इट ग्रो ओवरनाइट। शेकर पे ग्रो करते हैं ओवरनाइट। इसमें अगर हमें लिक्विड कल्चर बनाना है तो कोई भी कल्चर ओवरनाइट ही ग्रो करता है, लिक्विड कल्चर भी ओवरनाइट ग्रो करता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, बस इसको एजिटेट करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं। Then they would take aliquots of the sample to test for the antimicrobial activity of a specific drug or protein। और जब रात भर में ग्रोथ आ जाती है बैक्टीरिया की अच्छी खासी तो हम अगले दिन कोई टेस्ट लगाना होगा, कोई भी स्पेसिफिक ड्रग या प्रोटीन की ससेप्टिबिलिटी का टेस्ट लगाना होगा तो हम उसमें लगा सकते हैं। उसके बाद इट डज़ नॉट प्रोवाइड अ प्योर कल्चर फ्रॉम मिक्सड इनोकुलम। ये तो हम बता चुके हैं कि लिक्विड कल्चर और पोर प्लेट मेथड से हम पूरी तरह से प्योर कल्चर नहीं कर सकते हैं। एज एन अल्टरनेटिव दी माइक्रोबायोलॉजिस्ट में डिसाइड टू यूज स्टैटिक लिक्विड कल्चर। दीज कल्चर्स आर नॉट शेकन एंड दे प्रोवाइड दी माइक्रोब्स विद एन ऑक्सीजन ग्रेडियंट। वही ऑक्सीजन ग्रेडियंट बन जाएगा, अगर हिलाएंगे नहीं स्टैटिक कंडीशन में छोड़ देंगे तो ऑक्सीजन ग्रेडियंट बन जाएगा मीडिया में। ऊपर ऑक्सीजन क्वेरी करने वाले बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेंगी, फिर उसके नीचे एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाएंगे, इस तरह से होने लग जाएगा। अच्छा, लिक्विड कल्चर में जैसे ओवरनाइट ग्रोथ आ गई, उसके बाद अगले दिन बहुत सारी ग्रोथ आ जाएगी उस मीडिया में, उसके बाद हमें कोई टेस्ट लगाना हो टेस्ट लगा सकते हैं। लेकिन अगर टेस्ट नहीं लगाना होगा तो अगले दिन हमें उसको सब कल्चर करना पड़ेगा। सब कल्चर करने का मतलब ये है कि ओवरनाइट ग्रोथ इतनी ज़्यादा आ चुकी होगी कि अगर उसको और रख देंगे तो बैक्टीरिया उसमें मरने लग जाएंगे, उनका सैचुरेशन या डेथ फेज़ आने लग जाएगा। लेकिन वो हमें उनको लॉग फेज़ में ही मेंटेन करके रखना है, तो एक फ्रेश मीडिया बनाना पड़ेगा, नया मीडिया, और उसमें से कुछ बैक्टीरिया निकाल करके उसको उसमें ट्रांसफ़र कर देना होगा, पुराना फेंक देना होगा। भले उसमें ग्रोथ आई हो तो क्या हुआ, हमारा बैक्टीरिया ट्रांसफ़र थोड़ा बहुत भी हो जाएगा तो फिर से वो कॉलोनी फॉर्म कर लेगा ज़्यादा सी। तो हम उसमें थोड़ा सा कल्चर का पार्ट लेकर के नए फ्रेश मीडिया में डाल देते हैं, इसको हम सब कल्चरिंग कहते हैं। मतलब थोड़ा सा बैक्टीरिया नए मीडिया में ट्रांसफ़र करके अपना स्टॉक मेंटेन करना उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का, तो यही सब कल्चरिंग होती है। ठीक है, तो लिक्विड कल्चर आपका खत्म हो गया इस तरह से। उसके बाद देखिए एनारोबिक कल्चर मेथड्स। एनारोबिक कल्चर मेथड्स में देखिए आपको बहुत सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि एनारोबिक कल्चर को मेंटेन करना आसान नहीं होता है। तो एनारोबिक कल्चर मेथड हर जगह होता भी नहीं है। आपको नॉर्मल जो भी लैब्स होती हैं उनमें एनारोबिक कल्चर नहीं होता है। नॉर्मली हम एरोबिक बैक्टीरिया को ही ग्रो करते हैं, क्योंकि एनारोबिक कल्चर को मेंटेन करने के लिए स्पेशल हुड आते हैं। उसके लिए आपको एक ऐसी सिरिंज या की ज़रूरत पड़ेगी। आप कोई भी सैंपल निकाल रहे हैं, अगर एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करना चाहते हैं तो पूरी तरह से ऑक्सीजन फ्री आपके पास नीडल होनी चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए जिसमें से ऑक्सीजन या एयर पूरी तरह से हटी हुई हो। उसके बाद जहाँ कहीं पे आप स्टोरेज के लिए लेके जा रहे हैं या कहीं ट्रांसपोर्ट करने के लिए लेके जा रहे हैं तो उसमें भी बिल्कुल भी उसकी जो वायल होगी वो ऑक्सीजन फ्री होनी चाहिए, ऐसा कुछ उसमें डालना पड़ेगा। हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा जब जिस मीडिया में हम उसको ग्रो करना चाहेंगे वो मीडिया में भी ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, अलग टाइप की मीडिया होंगे। ऐसे मीडिया महंगे भी मिलते हैं। तो एनारोबिक कल्चर मेथड को मेंटेन करना, एनारोबिक कल्चर को मेंटेन करना बहुत ही आसान नहीं होता। बहुत ही कम जगह पे इसका यूज़ किया जाता है। इस तरह की बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए कुछ ही सेंटर्स ऐसे होते हैं, हर जगह ये नहीं किया जाता। तो इसके बारे में बस हम पढ़ लेते हैं कि क्या किया जाता है, इसमें किस तरह से होता है। देखिए एक एक पॉइंट इसमें देखते हैं। द स्पेसिमेन मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑक्सीजन ड्यूरिंग कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट एंड मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड टू द लेबोरेटरी इमीडिएटली। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलनी चाहिए, वरना फिर उसका कल्चर मरने लग जाएगा अगर वो ऑब्लिगेट एनारोब होगा तो।
एब्सेसेस और फ्लूइड कैन बी एस्पायरेटेड मतलब निकाला जाता है यूजिंग ए स्टेराइल सिरिंज दैट इज देन टाइटली कैप टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ एयर। अगर हमें जैसे सैंपल निकालना है, सैंपल निकालने के लिए जो भी हम सिरिंज यूज़ कर रहे हैं उसको टाइटली फिर से कैप जल्दी से करना होगा ताकि उसमें एयर ना चली जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए टिश्यू सैंपल शुड बी प्लेस्ड into a degassed bag and sealed or into a gassed out screw top vial that may contain oxygen free pre-reduced culture medium and tightly capped। मतलब अब जहाँ से भी हमने सैंपल तो इकट्ठा मान लीजिए कि सैंपल हमने निकाल लिया किसी की बॉडी से, लेकिन उसको जहाँ रख के लेके जाएंगे हम लैब में वो भी पूरी तरह से सील्ड होना चाहिए, डीगैस्ड बैग होना चाहिए, जिसमें कोई भी ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। डीगैस का मतलब ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। और जहाँ भी हम उसको रखेंगे उसको अच्छे से कैप लगा देना होगा ताकि फिर से उसमें कोई ऑक्सीजन पहले से तो होनी ही नहीं चाहिए, बाद में भी ना घुस जाए, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। उसके बाद दिस स्पेसिमेन शुड बी प्लेटेड एज रैपिडली एज पॉसिबल ऑन टू कल्चर मीडिया दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एज प्री रिड्यूस्ड एनारोबिकली स्टेरिलाइज्ड मीडिया। इसके लिए हम प्री रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइज मीडिया यूज़ नहीं करना है, प्री रिड्यूस्ड एरोबिकली स्टेरिलाइज्ड एनारोबिकली स्टेरिलाइज्ड मीडिया, मतलब जो हम मीडिया का स्टेरिलाइजेशन करेंगे वो भी एनारोबिक कंडीशन में ही करेंगे ताकि उसमें एयर ना घुस जाए। उसके बाद उसमें क्या क्या डालते हैं रिड्यूसिंग एजेंट जिससे एयर उसमें ना आ पाए, उसके लिए हम डाईथायोथ्रिडोल और पैलेडियम क्लोराइड डालते हैं। ठीक है, एनारोबिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद अलग अलग मीडिया स्पेसिमेन के अकॉर्डिंग, जिस बैक्टीरिया को हमें ग्रो करना है उसके अकॉर्डिंग जो मीडिया होगा वो भी अलग अलग होगा। ठीक है, अलग अलग बैक्टीरिया जो एनारोबिक होंगे उनकी नीड अलग अलग होगी, उसी के अकॉर्डिंग हम मीडिया बनाएंगे। तो कुछ इसमें एग्जाम्पल हमने लिखे हुए हैं, जैसे प्री रिड्यूस पेप्टोनीस्ट एक्सट्रैक्ट किसके लिए यूज़ होता है, इसे क्या कैसे एनालाइज करते हैं। कुछ मीडिया के यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उससे किसका हम कल्चर करते हैं, किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ये भी उसमें हमने आगे लिखा हुआ है। पहले वाला जो प्री रिड्यूस्ड पेप्टोनीस्ट एक्सट्रैक्ट ग्लूकोज ब्रॉथ है, इससे हम बैक्टीरॉइड्स जो यहाँ लिखा हुआ है ना इसका कल्चर भी इसी से कर देते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है लेकिन इसका एग्जाम्पल बैक्टीरॉइड्स ही होगा। बैक्टीरॉइड्स का अलग जीनस कह सकते हैं, फ्रेजाइलिस ग्रुप नहीं हम कहेंगे, बैक्टीरॉइड्स का ही दूसरा स्पीशीज़ होंगी, जेनस बैक्टीरॉइड्स को ही इसमें हम ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग आज लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। याद नहीं भी हो तो एक बार इसको ऐसे रीड आउट कर लीजिएगा, कॉपी में बार लिख लेंगे तो आपके जब एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको याद आ जाएगा कि इस बैक्टीरिया को किस तरह के मीडिया में ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका कल्चर मेथड्स ख़त्म हो गया है। आज कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं कल्चर्स का, कितने टाइप की प्रिजर्वेशन के मेथड्स होते हैं, किस तरह से हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए, किस तरह से शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर करते हैं या प्रिजर्व करके रखते हैं, ये सब बातें हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना आपके लिए लिख लीजिएगा। इसमें से देखिए जो पॉइंट आपको ना समझ में आए उसको, या बहुत जो लगे कि याद नहीं हो पाएगा उसको मत लिखिए, बस आपको समझ में तो आ ही गया है कि इसमें होता क्या है और किस तरह से हम इसको करते हैं। आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, वो बात सही है, लेकिन अगर कोई इसमें लाइन अगर आपको लग रहा है कि हम नहीं याद रख पाएंगे तो उसको अपने वर्ड्स में लिखिए या तो उसको स्किप कर दीजिए। ठीक है, चीज़ें समझ में आनी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको देख लीजिएगा, किसी को कोई अगर इसमें कन्फ्यूजन तो पूछ सकता है। आज ही हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है, कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, थैंक यू।